देखिए, तो हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम समझेंगे यूजिंग बैंड थियरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी in solids can be understood using band theory। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझना, बैंड थियोरी क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराऊंगा। एनसीईआरटी में जितना है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि एनसीईआरटी में ना कराऊंगा वही टॉपिक जो एनसीईआरटी में, बट एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में सफिशिएंट नहीं है, तो ऊपर ऊपर से समझ में आता है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसके अंदर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि बैंड थ्योरी है क्या एक्चुअल। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर याद हो हमने पढ़ा था कि लास्ट ईयर फोर्थ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ी थी हमने, कि हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके H2 बना देते हैं, ठीक है, तो ये जो दो 1s1 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अंदर जो ये दो 1s1 ऑर्बिटल थे, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने यहाँ पे। ये हाइड्रोजन का एक 1s है और ये एक 1s है, तो ये क्या बना देते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो बेसिकली दो ऑर्बिटल के कंबाइन होने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। करेक्ट, ये पढ़ा था हमने कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। हमने तीन एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं पढ़ा था जनरली। अगर मान लो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें समहाउ, ठीक है, अब वो इस डायग्राम से नहीं समझा जा सकता बट इमेजिन कर सकते हैं उसे। तो मैंने बताया था कि हम जनरली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन ये कितने भी एटम्स पे अप्लाई हो सकती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा एक्सपेरिमेंटली। थियोरेटिकली पॉसिबल है, हाँ। तो अब अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम मेटल का एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, मैं इसके अंदर सबसे पहले कौन सा शेल भरा जाएगा, मैं इसमें ऐसे बना देता हूँ एक डायग्राम। ये इंक्रीजिंग एनर्जी है। सबसे पहला लेवल कौन सा होगा इसमें, सबसे पहला लेवल होगा 1s। दूसरा लेवल क्या होगा, 2s। तीसरा लेवल होगा 2p। 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, 2p के बाद क्या आता है, 3s, एंड सो ऑन। ये बढ़ते जाएंगे। पहले लेवल के अंदर आपको पता है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, 11 एटॉमिक नंबर है ना। 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। 2p में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो दो के पेयर में, है ना, ऐसे करके होते थे। तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। टोटल मिला के यहाँ तक हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इतने में हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको टोटल कितने करने, 11, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया आपका 3s। ये डायग्राम समझ में आ रहा है। ऊपर की तरफ जाते हुए एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऐसे मान लो। ठीक है, ये एरो का मतलब है एनर्जी इज इंक्रीजिंग एज वे गोइंग अप। तो आई होप इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं दो सोडियम के एटम कंबाइन कर दूं, ये था मेरा एक सोडियम एटम, दिस वाज वन सोडियम एटम। इफ आई टेक टू सोडियम एटम्स इंस्टेड, सोडियम जनरली Na का मॉलिक्यूल नहीं बनाता, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये दो सोडियम एटम से आपस में जुड़े हुए इस तरीके से। ठीक है, तो दो सोडियम एटम्स के लिए अगर ये डायग्राम मैं बनाऊंगा एनर्जी वाला, तो आपको पता है कि 1s के जब दो ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो बन जाते हैं, दो, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। तो हम ऐसे करके बन जाएंगे दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी 1s की नीचे होगी, सिग्मा 1s की नीचे होगी और सिग्मा स्टार 1s की ऊपर होगी। ठीक है, ऐसे 2s के भी दो ऑर्बिटल बन जाएंगे जब दो सोडियम एटम कंबाइन करेंगे, तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। हाँ जी, साक्षी समझ में आ रही है ये बात या नहीं आ रही? यस सर।
मैंने बेसिकली जो ये करके ऐसे करके बनाता था ना मैं दो ऑर्बिटल, एक ऐसे और एक ऐसे जो बनाते थे दो ऑर्बिटल, उनको मैंने दो लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल जो था बेसिकली मेरा सिग्मा 1s और सिग्मा*1s, इसको मैंने दो लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज बॉक्सेस। पुनीत समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, साहिल आपको भी आ गई? यस सर। साहिल, हमाद क्लियर है? हमाद आपने मुझसे पढ़ा नहीं था तो बता दो, ये चीज पता है आपको? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर ऐसे ही 2p के भी दो ऑर्बिटल हो जाएंगे। ये 2p के भी दो ऑर्बिटल हो गए आपके। ठीक है, अब इसमें ना मैं ऐसे ऐसे करके नहीं लिख रहा, इसमें दो कई सारे होते थे। देखो अगर आपको याद हो, सिग्मा 2p z होता था और पाई 2p x 2 पाई y होता था, पाई स्टार। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 2p और स्टार वाला 2p। ठीक है, 2p और 2p* लिख रहा हूं मैं। अब समझ लेना, 2p मतलब बॉन्डिंग वाले और 2p* जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाले। इनफैक्ट हम सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 1s और 1s* लिख लेते हैं। 2s 2s*, सिग्मा वगैरह हटा देते हैं हम। स्टार मतलब है एंटी बॉन्डिंग वाले, और बिना स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले। सिमिलरली 3s भी ऐसे ही हो जाएंगे, दो ऑर्बिटल हो जाएंगे, है ना? 3s और 3s*। अच्छा, तो अभी तो हमने करें ये सोडियम के दो एटम। अब मान लो मैं और जरा बड़ा कर देता हूं, मैं सोडियम का एक पीस ले लेता हूं पूरा। देर इज अ बिग पीस ऑफ सोडियम, ठीक है, विच हैज मैनी मैनी सोडियम एटम्स, मैनी सोडियम एटम्स, इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ, या 1 मोल ऑफ सोडियम ले लेते हैं बेसिकली। मैं यहां लिख देता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। तो अब दो एटम्स के लिए दो लाइंस बनी थी, तो 6⁻23 जो कि ट्रिलियंस ऑफ एटम से भी ज्यादा है, उनके लिए कितनी लाइंस बनेंगी? 6⁻23 लाइंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी? यानी 1s की कितनी लाइंस बनेंगी? 6⁻23 लाइंस बनेंगी। अब 6⁻23 लाइंस में कैसे बनाऊं? इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है बनाना। तो मैं क्या करूंगा, पहली लाइन बनाई मैंने और आखिरी लाइन बनाई। ठीक है, 1s की ही पहली लाइन और 1s की ही आखिरी लाइन बनाई, और इसके बीच में अगर मैं 6⁻23 लाइंस बनाना चाहूं, तो मैं उन लाइंस को ऐसे करके शेड करके दिखा दूं, क्योंकि इतनी पास पास लाइंस हो जाएंगी कि वो दिखेंगी ही नहीं हमें कि कौन सी लाइन क्या है। करेक्ट? ऐसा ही होगा साक्षी? जब मैं Yes, sir. 6 10⁻23 लाइंस बनाऊंगा 1s की, तो मुझे लाइंस दिखेंगी ही नहीं। ठीक है, तो इट विल लुक लाइक अ बैंड। इट विल लुक लाइक व्हाट? अ बैंड। ठीक है, नाउ सिमिलर बैंड इफ आई फॉर्म फॉर 2s, तो 2s के लिए भी ऐसा ही होगा। मेरे पास ऐसे करके एक बैंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2s का बैंड हो गया। ठीक है, फिर सिमिलरली मेरे पास 2p के लिए भी ऐसा ही होगा, तो 2p के लिए भी मेरे पास ऐसे ही बैंड बन जाएगा। ठीक है, 3s के लिए भी ऐसे ही बैंड बन जाएगा। तो सिमिलर बैंड्स बन जाएंगे बेसिकली। तो अगर मान लो ये n एटम्स हैं, अगर मान लो इसके अंदर, इनको हम n एटम्स मान लेते हैं, 10⁻23 की जगह हम इन्हें n एटम्स मान लेते हैं। तो 1s में आते थे दो एटम, जरा यहाँ देखिए ध्यान से। 1s में कितने एटम्स आते थे? लेफ्ट साइड पे देखिए, दो एटम आते थे। तो अगर n एटम्स हैं, तो यहाँ कितने एटम्स आएंगे? 2n एटम्स आएंगे। सिमिलरली 2s में भी n दो एटम आते थे, तो यहाँ पे भी 2n एटम्स आएंगे। ठीक है, 2n इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम्स बोल रहा हूँ मैं बार बार, 2n इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2n इलेक्ट्रॉन्स। अगर n एटम है और एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते थे, तो n एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2n इलेक्ट्रॉन्स। पुनीत जरा बताओ इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। वेरी गुड। तो अब कितने हो जाएंगे? अब 6n हो जाएंगे। सही है। तो ये जो बने हैं बेसिकली, दीज आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। ठीक है,
इन्हें बोलते हैं हम एनर्जी बैंड्स। अब ये जो एनर्जी बैंड्स बने हैं बेसिकली, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में जंप कर सकता है या नहीं कर सकता, वो डिपेंड करेगा कि बैंड्स के बीच में गैप कितना है, और वही कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स डिटरमाइन करेगा। ठीक है, दैट ओनली विल डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। तो बैंड थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में आई, यहां तक की ये बात समझ में आई कि बैंड्स कैसे बन जाते हैं। बेसिकली जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके एटॉमिक और उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी गैप होती है वो इतनी कम होती है दैट दे अपीयर एज बैंड्स। तो ये लाइन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स of metal atoms form molecular orbitals which are so close in energy so as to form a band। ठीक है, नाउ आगे देखिए इसके अंदर if this band if sorry the band of valence shell, वैलेंस शेल का बैंड कौन सा होगा, ये वाला जिसमें n इलेक्ट्रॉन्स थे, 3s के इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली ये वैलेंस बैंड होगा। ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज दिस वन will be considered as valence band। ठीक है, तो if the band of the valence shell, यानी कि वैलेंस बैंड, कहीं से वैलेंसी बैंड भी बोला जाता है, is partially filled, is partially filled or it overlaps with a higher energy, with a higher energy unoccupied band। इस हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। Then electrons can flow easily under electron can flow easily under applied electric field। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड कौन सा था, वैलेंस बैंड बेसिकली 3s था, ये 1s आ गया था, ये 2s,
ये 2p वाला बैंड आ गया था, ये 3s आ गया था। अब अगर थर्ड शेल शुरू हो गया है तो इसके ऊपर 3p और 3d ऑर्बिटल भी तो होंगे अवेलेबल, क्योंकि थर्ड शेल स्टार्ट तो हो गया है ना, खाली ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, दीज ऑर्बिटल्स विल बी एम्प्टी, 3p एंड 3d। तो ये जो हायर एनर्जी बैंड होते हैं ना, ऊपर वाले बैंड जो खाली होते हैं, अनऑक्यूपाइड हायर एनर्जी बैंड्स, उनको बोला जाता है कंडक्शन बैंड्स। तो बेसिकली अगर इसे मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, तो अगर ये मेरा नीचे वाला ऐसे वैलेंस बैंड, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन से मान लो या तो पार्शियली फिल्ड है, ऐसे करके पार्शियली फिल्ड है, या तो इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। कहाँ से? ये जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, बेसिकली अंदर इधर उधर मूव कर सकते हैं क्योंकि खाली स्पेस अवेलेबल है। तो ये हो गया तुम्हारा पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है तुम्हारी? ये जो तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन से ये कंप्लीटली फिल्ड है। सोडियम के केस में तो देखो पार्शियली फिल्ड था, 3s में एक इलेक्ट्रॉन था, दो आ सकते हैं ना उसमें, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो पार्शियली फिल्ड था। तो उसके अंदर ये कंडीशन थी पहले वाली। अभी अगर कंप्लीटली फिल्ड हुआ किसी के अंदर, तो अगर कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद ऐसी सिचुएशन हो कि जो अगला बैंड है आपका, दूसरा बैंड, यानी इससे ऊपर वाला बैंड जो है, वो उसकी एनर्जी इससे ओवरलैप कर रही है, यानी कि उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में ज्यादा गैप ही ना हो, तो आपका जो ऊपर वाला बैंड होता है वो नीचे वाले बैंड से ओवरलैप कर रहा हो बेसिकली। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजीली जंप कर सकते हैं नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड। ये जो नीचे वाला बैंड है इसको बोलेंगे हम वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले बैंड को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। तो या तो पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है, या फिर कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड से हायर एनर्जी वाला कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है। उन दोनों ही सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज बिकम गुड कंडक्टर्स, both of these situation occur where the substance is a good conductor of electricity. So in this case your substance is a conductor. सिर्फ कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होता है? कौन सा इसमें कोई कंडीशन नहीं है यार, ज्यादा एफिशिएंट या कम एफिशिएंसी की, ठीक है, दोनों ही एफिशिएंट हो सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि अब तुम देखो उसके अंदर सिचुएशन बना के देख लो, गोल्ड और सिल्वर सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसके अंदर उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं उसमें क्या आ रहा है। और भी, क्योंकि यही सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, मल्टीपल थ्योरीज हैं, तो इन दोनों में से हम कह नहीं सकते कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो दिस मेक्स, हम इसमें आगे लाइन लिखेंगे, दिस मेक्स कंडक्टर्स। नाउ ये सिचुएशन आ गई। अब इसके बाद देखिए दूसरी सिचुएशन क्या है। इफ देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन, लार्ज गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन, या फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं कई बार, लार्ज गैप, फॉरबिडन जोन between valence band and conduction band. Valence band and conduction band. And thus the electrons
cannot move about. This makes the substance insulator. ठीक है, तो अगर हमारे कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में लार्ज गैप है, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर अगर लार्ज गैप है तो ये बनाते हैं आपके इंसुलेटर। ये जो बीच में एरिया होता है, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, इसे फॉरबिडन जोन बोलते हैं। फॉरबिडन जोन, दिस इज एन एनर्जी गैप of nearly 4 or 5 electron volts. ठीक है, इसकी वैल्यू को Eg वैल्यू बोला जाता है। इसके बीच में जो गैप होता है इसे Eg वैल्यू बोला जाता है। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये वैल्यू भी बुक में नहीं दी हुई है, मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ, 11th में था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। तो वैसे काफी छोटा गैप है ये, लेकिन उसके हिसाब इलेक्ट्रॉन के जम करने के हिसाब से काफी है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस हो गए आपके इंसुलेटर्स। क्लियर है आई होप? यस सर। अब बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छा, और तीसरे टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जहां पर जो एनर्जी गैप है वो है तो सही, लेकिन वो एनर्जी गैप बहुत कम है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे जंप कर सकते हैं। ये जो हम मैंने सिचुएशंस बनाई है ना, ये मैंने बनाई है सारी 0 केल्विन पे, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, 0 केल्विन। अगर टेम्परेचर को थोड़ा ऊपर लेके जाएं, रूम टेम्परेचर पे भी ले आए, तो इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा क्योंकि काफी बड़ा गैप है। ठीक है, ये भी 0 केल्विन पे सिचुएशन है, लेकिन इसको अगर मैं बढ़ा के रूम टेम्परेचर पे ले आऊं तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन, वैल्यू जो होती है इट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसके केस में तकरीबन 1.16 या 1.1 के आसपास होती है। जर्मेनियम के अंदर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में स्मॉल गैप होता है। इन सब्सटेंसेस को आप बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी एक लाइन लिख देते हैं। इफ सर कंडीशन हाँ, बैंड एम्प्टी होते हैं ना? कंडक्शन बैंड, हाँ, हाँ एम्प्टी यस। होते हैं। ओके सर। हायर एनर्जी होते हैं और एम्प्टी होते हैं। इफ द एनर्जी गैप between valence band and the empty conduction band is small enough that an electron can jump at room temperature. The substance is called
semiconductor, called a semiconductor. ठीक है, मैं सबके एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक एक। इंसुलेटर के एग्जाम्पल में हम सॉलिड्स में डायमंड लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में डायमंड, सॉरी, ग्लास, ये अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल में आप सिलिकॉन लिख सकते हैं, जर्मेनियम लिख सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स में आप गोल्ड लिख सकते हैं, सिल्वर इज एन एक्सेलेंट कंडक्टर, आयरन नॉट वेरी गुड बट इट इज स्टिल अ कंडक्टर, गोल्ड सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, सिल्वर सबसे अच्छा अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम उसके बाद अच्छा होता है। ठीक है, सोडियम मेटल इज ऑल्सो अ कंडक्टर, आयरन इज अ कंडक्टर। बेसिकली ऑल मेटल्स आर conductors, some are good, some are bad, but all metals are conductors of electricity. आई होप यहाँ तक क्लियर है। साहिल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब हम सेमीकंडक्टर्स को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है अब। तो सेमीकंडक्टर्स पहले तो होते क्या हैं? सब्सटेंसेस विद conductivity ranging ranging between 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 सीमेंस पर मीटर। ये सीमेंस पर मीटर जो है, ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। थर्ड चैप्टर जब पढ़ोगे आप इसी बुक में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर हम थोड़ा कंडक्टिविटी को भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसका यूनिट ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो ये यूनिट होता है, ये कंडक्टिविटी रेंज होती है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक का मतलब है बेसिकली जिनके अंदर नेचुरली सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसके एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जैसे आपको अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इसके एग्जांपल्स हैं। और लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इनकी कंडक्टिविटी इतनी कम होती है कि इट इज नॉट ऑफ एनी प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, द नेचुरल कंडक्टिविटी of semiconductors is too low to be of any practical use. So practically, we will not be able to use it. सर, Yes, सर टिन सेमीकंडक्टर होता है? yes होता है। जो आपके मेटलॉइड्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा वो सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं, बट नॉर्मली एज अ मटेरियल सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही यूज किया जाता है मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड। बट हाँ, कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के अंदर में भी टिन को यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली उसके अंदर से टिन में है सेमीकंडक्टर लाइक प्रॉपर्टीज, बस मोस्टली जो हमारे काम के हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज। टिन इज क्वाइट लार्ज टू बी यूज्ड फॉर नेचुरल एप्लीकेशंस। ठीक है, द एटॉमिक साइज उसका थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। तो कंडक्टिविटी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की होती है,
वो बहुत ही कम होती है प्रैक्टिकल यूज के लिए, ठीक है। देयरफॉर दे आर मिक्स्ड with some impurities with some impurities to increase the conductivity, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डोपिंग। ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज डोपिंग। तो ये वर्ड याद रखना, डोपिंग, ठीक है। तो डोपिंग का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के अंदर उसके अंदर सुटेबल इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। उन इम्प्योरिटीज को मिलाने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। तो डोपिंग जो होती है वो दो तरीके के सब्सटेंसेस से की जाती है, दो तरह की इम्प्योरिटीज से की जाती है। एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। अब इसका आपका मतलब क्या है, द डोपिंग इज डन यूजिंग either electron rich or electron deficient impurities। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से किस तरीके से डोपिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, तो देखो मैं इसके अंदर आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। ये एक सिलिकॉन एटम है मान लीजिए, ये दूसरा सिलिकॉन एटम है। डोपिंग से रिपीट कर सकते हो? क्या, दोबारा से बताओ। सर डोपिंग से। हाँ, डोपिंग का मतलब क्या है, देखो जो नेचुरल सेमीकंडक्टर है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो दोनों की कंडक्टिविटी होती तो है लेकिन इतनी लो होती है कि प्रैक्टिकली उसका कोई यूज नहीं है। मतलब बेसिकली कंप्यूटर चिप्स में हालांकि बहुत कम कंडक्टिविटी चाहिए होती है आपको, लेकिन उसके अंदर भी काफी, उसके लिए भी काफी नहीं होते, ठीक है। कंप्यूटर चिप्स जो होती है ना आपकी मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स होती हैं, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स जिन्हें कहा जाता है, तो उन चिप्स के अंदर भी इतनी कंडक्टिविटी से काम नहीं चलता। तो उसको बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सर्किट बोर्ड्स में बनाने के लिए, सर्किट बोर्ड्स पता है ना आपको, सिलिकॉन मटेरियल के बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, तो उसमें उनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। क्या करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, ऐसी इंप्योरिटीज जो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएं, उसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अब डोपिंग जो है वो दो टाइप की हो सकती है, दो टाइप की इंप्योरिटीज से हो सकती है। बेसिकली कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज से या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज। तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ये डोपिंग जो है इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज से होने के बाद कंडक्टिविटी को बढ़ाती है, ठीक है पुनीत। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली इनको बाइंड कर रहे हैं आपस में,